देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसा आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसका 2 लॉ होता है। आप डायग्राम से इसको पहले समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे अच्छा मटेरियल या ऑब्जेक्ट कौन है? मिरर। आपको बताया गया कि मिरर होता है, क्यों होता है? इसका कारण है कि सिल्वर से पॉलिश होता है। अगर हम इस पर कोई लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो टकराने के बाद वापस आएगा। यहाँ पे एंगल नापने के लिए किसको हम मेजर रखते हैं? नॉर्मल को। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के आएगा उसको एंगल ऑफ, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के जाएगा इसको एंगल ऑफ। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सब जो लाई करता है, ऑल लाई एट वन पॉइंट, ऑल लाई एट और इन सेम प्लेन, और इन सेम प्लेन। ठीक बात है। सेकंड जो इसका लॉ है वो बोला गया है, ध्यान दो इधर, कि नॉर्मल से जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल ये बना के जाएगा। ये प्रूफ है। अभी आप रे ऑप्टिक्स में बोलोगे कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, कैसे मान ले? आज तक ऐसे सवाल किए नहीं होंगे, लेकिन सवाल बनता तो है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होगा। ये आपको कैसे पता चला? तो इसका प्रूफ है। प्रूफ इसके अगले चैप्टर में कराया जाएगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में। तो अभी के लिए फिर से जो मानते आ रहे हैं अभी भी मान के चलिए कि एंगल आई और एंगल आर मस्ट बी इक्वल होगा हमेशा, किसी भी पॉइंट के लिए हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज। ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखा जाए, वेक्टर एक ही प्लेन में है ना, अगर हम मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर आई आर कैप है, ठीक है, हम यूनिट वेक्टर समझते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या मान लिया? आई आर वेक्टर। आई आर का मतलब इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर। और नॉर्मल के डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है? तो नॉर्मल के डायरेक्शन में हम मान लेते हैं यूनिट वेक्टर एन कैप है। क्या मान लेते हैं? और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में हम क्या मान लेते हैं? आर आर कैप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो इसको अगर वेक्टोरियली लिखा जाए तो वेक्टोरियली हम लिख सकते हैं आई आर कैप क्रॉस एन कैप, इंसिडेंट रे और नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, इज इक्वल टू आर आर क्रॉस आर आर डॉट, सॉरी आर आर कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सब क्या होगा? दोनों एक ही प्लेन में होगा ना, तब नहीं प्रूफ होगा कि ऑल लाई इन वन पॉइंट और इन सेम प्लेन। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दोनों को इक्वल कर दो, तो इसको हम बोलते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें से कौन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म है, तो ये लिखा हुआ पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या? तो रिफ्लेक्शन आपको पिछला क्लास में बताया गया था। रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग क्या सीखे थे, फिर से एक बार सुन लो। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि व्हेन इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन अ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर का कितना सरफेस होता है? 2। एक कलर्ड होता है जिसको पॉलिश बोलते हैं, और इसके ऊपर वाला है उसको रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। ये वाला कौन होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कौन होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और नीचे वाला क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। क्या होगा? पॉलिश सरफेस हो गया, या कलर्ड सरफेस बोलेंगे। तो व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, then after reflection it bounce back या returns back into the same medium. This phenomena is called as reflection of light. यहाँ पे एंगल आपको नियम बता दिए कि क्या होता है। क्लियर है? तो इसको तो लिखने का जरूरत है नहीं, ऊपर लिखा हुआ है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, सही है, इसको छाप लीजिए आप जल्दी से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिखे थे हेडिंग में, लिखो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
There are two laws of reflection. There are two laws of reflection. There are two laws of reflection. पहला लिखिएगा, इंसिडेंट रे जो उधर लिखा हुआ है पहला नंबर में लिखो उसको. पहला आप इसको लिख लीजिए. आपको इससे इफेक्ट नहीं ना आया? ठीक, नहीं पता चला रिकॉर्ड जो होगा उसमें शैडो देखेगा कि कोई पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा पता नहीं चलेगा. नोट हो गया? सेकंड में लिखिएगा, सेकंड में इसको लिख लिया ना, सेकंड लिखिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिएगा साथ में ही, वेक्टर फॉर्म. हो गया? ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में आपको नॉलेज हो चुका है. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? हाँ, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड का इमेज कहलाएगा. अगर इंटरसेक्शन रियल है तो ऑब्जेक्ट या इमेज रियल होगा. अगर इंटरसेक्शन वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट या इमेज वर्चुअल होगा. सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मिटा दे. इसके बाद लिखो तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का कितना टाइप होता है पता ही होगा आपको. कितना होता है? 2. हाँ, पहला को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर. देखिएगा, समझिए साथ साथ, हम इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझने वाला. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस से हो, जब लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस से हो तो उसको क्या बोलना? और रेगुलर सरफेस किसको बोलते हैं? जो एकदम फ्लैट हो, फ्लैट हो एकदम, बिल्कुल स्मूथ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ये बोर्ड का स्क्रीन स्मूथ है ना, तो इसको हम रेगुलर सरफेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ये दीवार है ना, दीवार, ये दीवार का बताओ सरफेस रेगुलर है? नहीं, उसको इरेगुलर बोलेंगे. इसको तो प्लेन मिरर का सरफेस कैसा मान सकते हैं हम? अगर इस पे हम मान लेते हैं, ध्यान देना, अगर मान लो कि इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं. किसको इंसिडेंट कराते हैं? लाइट को इंसिडेंट कराते हैं. 2 पैरेलल लाइट को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, रे है ये. अब यहां से टकराने के बाद ये बाउंस बैक करेगा ना, तो पैरेलल अगर आया है तो टकराने के बाद भी ये पैरेलल ही जाएगा. अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि लाइट अगर पैरेलल आया था, अब पैरेलल
जा भी रहा है, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। बताओ दोनों नॉर्मल पैरेलल है तो दोनों का ये एंगल बनेगा इक्वल बनेगा, ये जाएगा बना के ये भी इक्वल बनेगा, तो ये एंगल कौन होगा, ये एंगल कौन होगा, ये एंगल कौन होगा, ये एंगल कौन होगा। तो यहां पे हमको क्या बोल रहे, जैसे 2 पॉइंट मान ले ए और बी, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए और बी के लिए, दोनों के लिए एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। तो बताओ यहां पे 2 पॉइंट पे एक साथ लॉ वैलिड हो रहा है, 2 पॉइंट पे एक साथ लॉ वैलिड हो रहा है। यहां पे अगर देखें तो जितना भी पॉइंट बनेगा, अगर बहुत सारा लाइट को हम इंसिडेंट करा दें तो क्या सब लाइट रे के लिए ये सिचुएशन पॉसिबल होगा, होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पे या सभी पॉइंट पे आप एक साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, उसको भी देख लेते हैं। इरेगुलर को इधर दिखाते हैं, कौन सा रिफ्लेक्शन, अब इसमें सरफेस ऐसा कुछ होगा, बताओ कैसा सरफेस है, इरेगुलर है ना। अब इस पे भी आप लाइट को ले आओ पैरेलल, ये 2 लाइट पैरेलल आ रहा था, अब बताओ क्या टकराने के बाद ये पैरेलल जाएगा, नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, बताओ ये पैरेलल है, नहीं ना। यहां पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है, ये अगर यहां पे देखा जाए तो नॉर्मल ये कुछ होगा, ये क्या ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होगा, बोल जल्दी, नहीं ये भी पैरेलल नहीं होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, सही है। पॉइंट का नाम A और B। अगर हम बोले कि पॉइंट A के लिए बोलो क्या I1 और R1 इक्वल होगा, होगा। A के लिए एंगल I1 और एंगल R1 इक्वल होगा, अब B के लिए एंगल I2 और एंगल R2 इक्वल होगा, लेकिन दोनों पॉइंट के लिए एक साथ हम नहीं बात कर सकते जैसा कि इसमें किए थे। बताओ इसमें A और B दोनों के लिए एंगल I ही था, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि I1 और, तो जब I1 I2 सेम नहीं रहा तो R1 R2 सेम कहां से रहेगा, नहीं रहेगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, वैलिड तो सब जगह है लेकिन एक पॉइंट पे, समझ में आया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस इरेगुलर सरफेस दोनों के लिए वैलिड होता है, लेकिन एक पॉइंट पे। सब पॉइंट पे बात हो रहा है कि सब पॉइंट पे वैलिड है, इसका मतलब रेगुलर। अगर एक एक पॉइंट पे वैलिड हो रहा है इसका मतलब क्या, क्लियर हो रहा है। अब इसी में एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लो, अभी लिखना का कुछ नहीं है, पहले ध्यान से समझिए। अगर हम बोले कि हमारे पास सरफेस कुछ ऐसा है, इसका नाम आप शायद जानते हैं, क्या नाम है इसका, कॉनकेव मिरर। अगर इसमें हम लाइट को हम पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं तो बताओ ये मिरर से पास कर जाएगा कि टकरा के वापस आएगा, वापस आएगा। अगर यहां पे हमको नॉर्मल चाहिए एंगल को मेजर करने के लिए तो नॉर्मल कहां से खींचते हैं, सेंटर से। कहां से खींचते हैं, सेंटर से। अगर नॉर्मल इसमें हम खींच दें तो ये नॉर्मल होगा, बोलो। नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के आ रहा है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के आ रहा है, ये वाला एंगल, और कुछ बना के जा भी रहा है, ये वाला एंगल। इसको अगर हम बोल लें कि आई है तो इसको क्या बोलेंगे, आज जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट का नाम हम एम दे देते हैं, क्या दे देते हैं। तो क्या हम पॉइंट एम के लिए बोल सकते हैं कि एंगल आई और आर बराबर होगा, बोल जल्दी। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे तो सब जगह वैलिड है ना। अगर यही सिचुएशन कुछ ऐसा बना दे, ऐसे कलर कर दें हम, और लाइट को हम यहां से इंसिडेंट कराएं तो टकराने के बाद ऐसे वापस जाएगा, ये इंसिडेंट रही है। हमको नॉर्मल चाहिए एंगल को मेजर करने के लिए, नॉर्मल सेंटर से हमेशा पास होता है, कहां से, तो नॉर्मल बताओ सीधा सीधा आएगा, बोलो ये नॉर्मल होगा। कुछ एंगल बना के आया, कुछ एंगल बना के गया, इसका नाम, इसका नाम। तो क्या हम ओ पॉइंट के लिए भी बोल सकते हैं कि एंगल आई और आर बराबर होगा। तब कुल मिला के सब कुछ तुम्हारे सामने है। रिफ्लेक्शन कितना टाइप का, रेगुलर और क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब पॉइंट पे एक साथ सबके लिए वैलिड है कि केवल रेगुलर के लिए। इरेगुलर के लिए बात करेंगे तो एक एक पॉइंट पे हमेशा। ये बताओ रेगुलर सरफेस है कि इरेगुलर, इरेगुलर है, कर्व है ना, तो रेगुलर इसको नहीं बोल सकते। तो ये भी इरेगुलर, ये भी, लेकिन एक पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इस सब का हम यूज करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब इसको आप छापिए। नहीं दिख रहा है क्या? तो जल्दी से लिख लो। और सब बताओ, पढ़ाई लिखाई हो रहा है? पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए, घर पे कम से कम 2-3 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए अभी से। 2-3 घंटा, 2 से 3 घंटा। क्लास के बाद घर पे आपका सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटा स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप अभी से नहीं कीजिएगा ना तो बाद में आपको दिक्कत होगा। और अभी से 2-3 घंटा पढ़िएगा, पता चला कि 80-85% नंबर लाने के लिए तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी से 2 घंटा 3 घंटा कम से कम एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। अगर मैथमेटिक्स का आप स्टूडेंट है तो 2 घंटा तो मैथे बनाता होगा, है ना। तो थोड़ा सा मन लगाओ पढ़ाई लिखाई में। ये सब ऐसा टॉपिक आपको शुरू हुआ है जिससे आपका जान पहचान पहले से है, तो समझ में ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मिटा दे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ना, टाइप्स भी हो गया इसका। तुम लोग की आंख पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, हमको बहुत ज्यादा आ रहा है। बंद कर देंगे तो शैडो पढ़ाएगा। हो गया, मिटा सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं मिरर। इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं? कोई पूछे कि या बोले कि मिरर को ही डिफाइन करो, मिरर क्या है, तो लिखो आप, हेडिंग बनाओ, हम डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए जल्दी से, मिरर को पहले डिफाइन करो। लिखिएगा, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास विच हैविंग, it is a piece of glass which having, it is a piece of glass which having two surfaces, it is a piece of glass which having two surfaces, one is called polished surface, one is called polished surface and other is called reflecting surface, and other is called reflecting surface। मिरर का सीधा सीधा डेफिनेशन है। मिरर बताओ, कांच का बनेगा, स्टील का बनेगा कि प्लास्टिक का बनेगा? तो सबसे पहले ये लिखिए, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास, कांच का एक टुकड़ा। पीस ऑफ ग्लास का मतलब क्या हुआ? जिसके पास कितना सरफेस होगा? एक कलर्ड होगा, पॉलिश्ड होगा, और दूसरा
कोई भी मिरर बनाओ रहेगा यही चीज, ठीक है। तो मिरर का डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मिरर का नहीं। तब मिरर का डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, पीस ऑफ विच हैविंग, अब जो मन करता है आप मिरर दिखा सकते हैं। नीचे आप लिखो टाइप्स ऑफ मिरर, फोटो उसी में बनाएंगे। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और सेकेंड वन स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और सेकेंड वन स्फेरिकल मिरर। ये दो मिरर के बारे में आप समझ जाओ, मिरर से जो भी सवाल आएगा वो बन जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हेडिंग बनाओ प्लेन मिरर को, इसको हेडिंग बना लीजिए प्लेन मिरर। एक लाइन इसके बारे में भी लिखिएगा, लिखो इट इज अ पीस ऑफ, पीस कैसे लिखता है, हाँ शांति वाला मत लिख देना, शांति की खोज में निकल गए। लिखो इट इज अ पीस ऑफ फ्लैट ग्लास, इट इज अ पीस ऑफ फ्लैट ग्लास विच हैविंग वन कलर सरफेस एंड वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो तो मिरर है तो रहेगा ही ना। इट इज अ पीस ऑफ फ्लैट ग्लास विच हैविंग वन कलर्ड सरफेस एंड वन reflecting surface. It is a piece of flat glass which having one color surface and one reflecting surface. सही बात है, फुल स्टॉप। नीचे एक एरो मारो या नोट करके लिखो, नोट करके। फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर सेंटर कॉमा फोकस कॉमा रेडियस, सेंटर फोकस कॉमा रेडियस एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ, all lie at infinite, all lie at infinite। देखो इधर इस फोटो को बना लेना। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, इट इज अ पीस ऑफ फ्लैट ग्लास। फ्लैट ग्लास का टुकड़ा आपको दिख रहा है क्या, अगर इसको हम कलर कर दें, सिल्वर से पॉलिश कर दें तो क्या बन जाएगा, मिरर। कौन सा मिरर, काहे कि सरफेस कैसा था, फ्लैट था। इसका देखो हम यहां पे एरो मार के लिख दे रहे हैं, सेंटर फोकस रेडियस और फोकल लेंथ। फोकस को कैपिटल ए, फोकल लेंथ को, ये चारों वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट। सेंटर फोकस रेडियस फोकल लेंथ सब कहां रहता है, इनफाइनाइट पे रहता है। क्लियर है। ऐसा क्यों सर, इनफाइनाइट पे क्यों होता है, तो देखो हम ऐसा मानते हैं कि प्लेन मिरर बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। अब बहुत बड़ा में कोई निश्चित, हम एग्जांपल से अगर आपको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। देखिए तो अगर मान लेते हैं कि स्फेयर है, क्या मान लेते हैं, ये स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा आप जहां पे मन करता है काट लो, बताओ तो ये फ्लैट सरफेस नहीं है, तो बहुत बड़ा स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट क्या बनता है, प्लेन मिरर। इसलिए सब कुछ हम कहां मानते हैं, इनफाइनाइट में। सब कुछ कहां मानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्फेयर है। तो बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा, इसका रेडियस हमको पता है, ये बहुत बड़ा स्फेयर है। तब बहुत बड़ा स्फेयर है तो रेडियस कितना मान लेंगे हम, और रेडियस इनफाइनाइट, फोकस इनफाइनाइट, सब कुछ इनफाइनाइट। ठीक है। तो बहुत बारी सवाल आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड भी सवाल मिलेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए फ्लैट ग्लास प्लेन मिरर। फ्लैट ग्लास का टुकड़ा भी है, कैसा, बस ग्लास का एक फ्लैट टुकड़ा है रंगा हुआ। फिर भी कोई पूछे कि इसका सेंटर रेडियस फोकस सब कहां है, तो इनफाइनाइट पे है। ठीक है, क्योंकि ये होलो स्फेयर का, होलो स्फेरिकल ग्लास का ही एक पार्ट है जिसका हमको रेडियस पता,
वो इनफाइनाइट है, तो सब कुछ क्या रहेगा? तो प्लेन मिरर बोले, फ्लैट ग्लास का टुकड़ा बोले, सेंटर फोकस सब कहां पे मानना? अभी दोबारा बोलने का जरूरत है कि एक बार दिमाग में आ गया तो आ गया, आ गया। तो आप नीचे इसको प्लेन मिरर दिखा के आई सबको डिनोट कर दो। अब इसी को थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड पहले, उसके बाद हम किस पे आएंगे? स्फेरिकल पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या समझते हैं? प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन, जो सवेरे सवेरे चेहरा देख के आए हो ना, वो चेहरा कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी बात किए थे इमेज और ऑब्जेक्ट के केस में। फिर से सुन लो एक बार, देखो इधर नीचे लिख लो, आप हेडिंग डाल लो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समतल दर्पण से मुंह का प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे ज्यादा यूज तुम मुंह देखने के लिए करते हो ना। चलिए देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझना है। देखो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको समझा देते हैं, बड़ा भी ऑब्जेक्ट रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या मान लो? प्लेन मिरर। इसके सामने क्या है? ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल? रियल। इस मिरर के इस साइड का वर्ल्ड कैसा होता है? इसके पीछे वाला वर्ल्ड बताए थे ना आपको। तो इधर जो कुछ भी आपको दिखेगा वो सब कुछ सही में है, इसके पीछे जो सब कुछ दिखेगा वो सब कुछ कल्पना है, वर्चुअल है, वो सही में होता नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ओ से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट कितना रे का रिक्वायरमेंट है? दो रे आप जैसे मन करता है ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। कैसे मन करता है? हमारा मन करता है इसे ले जाने का, इसे ले जाने का, तुम्हारा भी ऐसे करता है, कहीं और करता है। चलो मान लो ऐसे भी रिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्मल देखे तो नॉर्मल ही जाएगा, यहां देखे नॉर्मल ही जाएगा। बताओ इस साइड मिलने का पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है क्या? पॉसिबिलिटी नहीं ना है। अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पे मिलता हुआ नजर आएगा? कहीं पे आएगा? जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बनेगा? तो इमेज का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। अब मान लो कि कोई बच्चा है, मान लो कि क्या है, कोई बच्चा है अपना मुंह लेके खड़ा है, ठीक है, दिख रहा है बच्चा। अब इसका मुंह इधर दिखेगा कि नहीं? इसका बाल भी है, सर पे बाल है, गंजा नहीं है, ठीक है। और नीचे पैर में ही मान लो कि जूता पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है? अब ये आदमी क्या चाह रहा है कि हम अपना फुल इमेज को देख पाए। क्या चाह रहा है? कि हम अपना फुल इमेज, फुल इमेज किसको बोलेंगे? सर के बाल से पैर के जूता तक सब उसके अपने इमेज में दिखना चाहिए। तो एक सवाल बनता है कि कम से कम मिरर का कितना लेंथ रिक्वायरमेंट होगा? हाँ बोलो। सही आंसर आ रहा है बहुत लोग का। डिस्टेंस से भी कोई मतलब नहीं है, आप कहीं पे भी रहो उससे कोई लेना देना। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि एक आदमी है जिसका सर के बाल से जूता तक का हाइट मान लो कितना है? एच है, हाइट कितना है? अब ये आदमी का मन में इच्छा ऐसा हो रहा है कि हम अपना फुल इमेज प्लेन मिरर में देख पाए, ऐसा इसका मन कर रहा है। अब इसका खाली मुंह देखने का मन नहीं है, ये जूता भी देखना चाह रहा है, ठीक है, बाल तो देखना चाह ही रहा है। तो सर के बाल से अगर ये फुल इमेज अपना इस इमेज मिरर में देखना चाहता है तो सवाल बनता है कि कम से कम इस मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज, टू सी फुल इमेज ऑफ हिमसेल्फ, खुद का इमेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? h/2। अगर इसका इमेज बनाना है तो एक रे निकालना कहां से? बाल से, ठीक है, टकराने के बाद आंख पे आएगा, ठीक है, टकराने के बाद कहां जाएगा? आंख पे।
तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जैसे मान लो कि यहां से ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, उल्टा हो गया, इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो यहां से टकरा के ऐसे आना चाहिए, टी रिफ्लेक्टेड इधर जाएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा एंगल होता नहीं है, बहुत छोटा स्मॉल एंगल होगा, तब ना यहाँ पे साइज इक्वल दिखेगा। समझ पा रहे हो क्या? एक कहां से निकालेंगे? पैर से। तो एक लाइट यहां से जाएगा, ये भी टकरा के कहां जाएगा? आई पे। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इधर पैर दिखने वाला है, इधर सर दिखने वाला है, पूरा इमेज दिखाई देगा। आइडिया मिल रहा है? क्लियर है? चलो इतना सा आप काम चला लो फिलहाल। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, एगो इसको बना लो, एगो ये चीज लिख लेना कि कोई भी आदमी का हाइट अगर एच है, पूछे कि बताओ मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए मीटर का कि अपना ये फुल इमेज को देख पाए, तो जितना इसका खुद का हाइट होगा उसका ठीक आधा हाइट का मिरर चाहिए कम से कम, उससे कम हमें दिखाई नहीं देगा, ज्यादा है तो कोई दिक्कत है नहीं। लिखो जल्दी। ऐसे रे डायग्राम अगर देखा जाए तो डायग्राम सही पूरा नहीं बना हुआ है, समझ रहे हो? ये लाइनवा जो दिख रहा है ना, ये पूरा सीधा सीधा निकलना चाहिए। ये जो लाइन दिख रहा है, ये यहाँ के बाद ऐसे कैसे मुड़ गया? ये सीधा जाएगा, सीधा, मतलब सीधा अपना कर लीजिएगा, नहीं तो पता चले कि इनमें से टेढ़ है तो टेढ़ कर दी। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये दिमाग में होना चाहिए। टीचर गलत बना रहा है तो आप गलत बना रहे हैं तो हम नहीं बना सकते, ऐसा लॉजिक नहीं देना है। हम बोले ऐसा लॉजिक देना ही नहीं है। तो बहुत बेसिक बात हुआ कि प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है। बताओ ऑब्जेक्ट कैसा था? इमेज कैसा बना? आदमी कैसा था? इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। कौन सा? ये इसमें, हाँ बताइए। ये जो यहां ला रहे हैं तो कन्वर्ज नहीं करवा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो यहां पे इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पे बाल का बनेगा, और यहां जूता से आएगा तो इसको पीछे क्यों बढ़ाएंगे तो यहां पे जूता का बनेगा। ये पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट मिल्स के लिए बना है ना, हर एक का इमेज बनाना पड़ेगा तब ना फुल दिखेगा। तो हर एक पॉइंट से लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा हमको, तब ना सबका इमेज दिखेगा। मुंह दिख रहा, पैर दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैर से लाइट पहुंच ही नहीं पाया। समझ गए? आपको ये लग रहा था कि इधर से ये निकला, इधर से ये निकला, तो ये तो डाइवर्जेंस मिलेगा नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा? आपके दिमाग में ये आया? हाँ, तो हम उसका सही आंसर क्या है कि ऐसा बात नहीं है। ये जो इमेज दिखा रही है बाल का इमेज दिखाने के लिए, नीचे का जो दिखा रहे हैं वो जूता का दिखाने के लिए, बीच से भी दिखाएंगे तो पेट दिखेगा। नोट हो गया? प्लेन मिरर से रियल इमेज का भी फॉर्मेशन हो सकता है, हम लोग बोर्ड पे दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं है। आपको दिखाया हुआ है ना? छापो थोड़ा जल्दी जल्दी। मिटा दें। देखो ये वर्चुअल का केस अगर समझना है फिर से आपकी कॉपी में ऐसा ही है। एक लाइट को इधर से लाएंगे, एक लाइट को इधर से लेंगे, ठीक है? तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद इधर ना मिलेगा। देख रहे हो ये लाइट इधर से ला रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? तो इधर से लाइट आया, इधर से लाइट आया। बताओ अगर ये मिरर नहीं रहता तो यहां पे आके मिलता ना, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे कट रहा तो इसको क्या बोल देंगे? तो बताओ ऑब्जेक्ट कैसा, तो इमेज कैसा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है तो क्या बोलेगा? रियल। तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी रियल मतलब वर्चुअल हो ही नहीं सकता।
ऑब्जेक्ट है तो हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो ये रियल ऑब्जेक्ट ना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मिटा देना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, एक इमेज आप बना के दिखाओ तो। ये प्लेन मिरर है, इधर ध्यान दो, इधर ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर का जो ओरिएंटेशन है, जिस तरह से रखा गया है, उस लाइन को हम केवल आगे बढ़ा रहे हैं, इधर मिरर उधर नहीं है, मिरर बस इतना ही है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। बताओ इस ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज बनेगा कि नहीं, पहले बताओ यस और नो। मिरर आपको दिख रहा है इतना लंबाई का, इतना ही तक मिरर है, यहां तक, इसके इधर मिरर नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर रख दिए हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्या इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर इमेज बना पाएगा या नहीं। हाँ, किस पे डिपेंड करेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। रे डायग्राम आप बना के दिखाइए तो, ट्राई कीजिए तो, किसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। कम से कम कितना रे चाहिए, तो 2 रे आप ले लो कहीं से, जहां से मन करे। अब बताओ कि इमेज कैसे बनेगा, कहां बनेगा, जिसका बनेगा कॉपी ऐसे करके दिखाएगा। किसी का बना, थोड़ा नजदीक लो, मिरर के ऊपर ही इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल, थोड़ा और आगे आओ लेके, डायरेक्शन तुम्हारा सही है लेकिन मतलब बना सही नहीं है, तुम्हारा सही है लेकिन ऊपर का तुम दिखाया ही नहीं, रिफ्लेक्शन नीचे मिला दिया। दिखाओ इधर, इधर ये लाइट यहां से आया ना तो नीचे की चल गया, इधर तो कलर्ड है तो लाइट नीचे तो जाएगा नहीं, तो कैसे लेके चल गए। हाँ इसका अप्रोक्सीमेटली सही जा रहा है, उसका देखो, हाँ तुम्हारा भी अप्रोक्सीमेटली सही है। चलो देखो बोर्ड पे, देखो लो बोर्ड पे, देखिए कम से कम कितना रे चाहिए, आपको जहां मन करता है वहां पे इंसिडेंट तो मिरर पे कराना पड़ेगा तब ना होगा। तो एक रे को हम इधर से ले जाते हैं मान लो ऐसे, और दूसरा को मान लो ले जाते हैं ऐसे, कोई दिक्कत है, आपको बोले कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर चेक करना है, ध्यान दीजिए इधर, और इधर ध्यान दो, इधर ये नॉर्मल होगा, इसके लिए नॉर्मल ही होगा, बोलो सही है, ये नॉर्मल होगा, इसके लिए नॉर्मल आपको दिख रहा है। ये जितना एंगल बना के आया है उतना एंगल बना के जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, लेकिन यहां पे बताओ ये एंगल इक्वल होगा क्या, बोलो, ये पैरेलल आया है तो नहीं ना होगा, इसको क्या बोल लेते हैं, तो यहां से जाएगा भी ऐसे कुछ, तो ये क्या होगा, कुछ ज्यादा हो गया क्या, ठीक है। ये एंगल क्या कहलाएगा, R1, एक पॉइंट पे तो वैलिड सब जगह पे होता है। अब ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, बताओ तुमको क्या लग रहा है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो आगे जाके तो और डिस्टेंस बढ़ेगा, पीछे लाएंगे तो डिस्टेंस घटेगा। ऐसे इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो भी आएगा। आपको क्या लगता है कहीं कहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, जहां पे कटेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। अभी फिगर में आपको जैसा आ रहा है
अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है तो इसके ठीक सामने इमेज बनेगा। ये आपका काम रह गया कि इसके ठीक सामने बनाना है, स्केल रख के खींचना है। समझ में आया? ये डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर यहां से x है तो ये डिस्टेंस भी x ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है, बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। अच्छा कोई आदमी, अच्छा इसी में देखो, कोई आदमी मान लो कि यहां पे है, ये आंख है, क्या ये आई है। कोई अपना आंख लेके आदमी यहां देख रहा है, आंख लेकर मतलब आंख छोड़ कैसे सकता है? तो आंख यहां पे है मतलब आदमी यहां पे है। कोई पूछे कि क्या इस आदमी को ये इमेज दिखाई देगा? अब यही नीचे करके देख लो, ऊपर करके देख लो, ये भी एक अच्छा सवाल बनता है, क्या इस आदमी को, इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई देगा? तो यहां पे आप अभी बोल नहीं सकते कि दिखाई देगा कि नहीं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अगर ये आदमी फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तो ये इमेज दिखेगा, अगर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है तो इसको दिखाई, तो फील्ड ऑफ व्यू का होता है। ठीक है? नहीं, कितना दूर देख सकते हैं ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं होता है, वो देखने का रीजन होता है, रीजन देखने का एरिया होता है कि कितना एरिया का इमेज आप देख पाइएगा। हम बताते हैं उसके बारे में, आप इसको छाप लीजिए, छाप लिए, बात कर ले तो हेडिंग डालो, फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोल रही है? बोलो बोलो, कुछ तो बोल रही थी। क्या? ये फिगर, इसमें तो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट था, इमेज बनाना है, कम से कम कितना रे, 2 रे को निकाल के मिरर पे इंसिडेंट करा दो, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों डाइवर्ज करेगा, पीछे की ओर मिलाएगा, कन्वर्ज करेगा, जहां पे कन्वर्ज करेगा इमेज बनेगा, खत्म। इमेज बनाने का तरीका यही ना है, कम से कम कितना रे, 2 रे को निकाल लो, उसका सही डायग्राम ड्रॉ कर दो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। हो गया? हम थोड़ा समझते हैं फील्ड ऑफ व्यू। हेडिंग डाल लिए, देखो तो हम छोटा सा एक मिरर से समझाते हैं, ये मिरर का लेंथ इतना ही है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझना क्या होता है, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, क्या इसके सामने है, इसके नीचे है, जैसे अभी बनाया था डायग्राम, इसके पीछे वाला, और इसका हमको इमेज चाहिए, इमेज तो कोई भी 2 रिले के डायग्राम करके हम काम चला सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू समझना क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा ना, इसके दोनों एज पे इंसिडेंट कराना। कहां पे? एज पे, एज पे, एज माने किनारा, एज माने तो दोनों किनारे पे लाइट को दिख रहा है कि इंसिडेंट हुआ है। बताओ रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे, यहां से पीछे जाएगा कि वापस आएगा? वापस आएगा, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, चाहे चलो इतना से काम चला सकते हो। बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत कम है, तो कुछ ऐसे निकलेगा, दिख रहा है, ये बीच में नॉर्मल जाएगा, और यहां पे देखो नॉर्मल तो ये आएगा, आएगा ना, टी टकराने के बाद कुछ ऐसे जाएगा, ये एंगल मस्ट बी इक्वल, यहां पे भी नॉर्मल हम दिखाएंगे तो थोड़ा ऑड लगेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या नॉर्मल बीच में होगा? तो छोटा एंगल बना के आया, तो छोटा एंगल बना के ये जो रीजन मिला ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अगर कोई ऑब्जर्वर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है, ये आई है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे है तो इसको इसका इमेज दिखाई देगा, इसका इमेज समवेयर यहां बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो अगर इस फील्ड ऑफ व्यू में अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसको ये इमेज दिखाई देगा। आप कोई आदमी मान लो कि यहां से देख रहा है, ठीक है, कोई आदमी यहां से देख रहा है, तो क्या इस आदमी को इमेज दिखाई देगा? तो ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर ना हो गया। कोई आदमी यहां है, इसको दिखाई देगा? नहीं।
ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जो भी रहेगा उसी को केवल दिखाई देगा। इस फील्ड ऑफ व्यू से आप इधर बाहर हो जाए चाहे इधर बाहर हो जाए, दिखाई, समझ में आया बात? इसको डायग्राम बना लो। लिख लो ना पहले। चलो फील्ड ऑफ व्यू तो समझ में आया ना। एज से कहां से पकड़ना है? एज से रिफ्लेक्शन, एज से, एज से रिफ्लेक्शन के बाद जो रीजन तुमको मिलेगा उसी को बोलना फील्ड ऑफ। अब सोच के ही बताओ कि मिरर 3 गो है, इसके बारे में तुम पहले से जानते हो इसलिए हम पूछ रहे हैं, नहीं जानते होते तो नहीं पूछते। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तीनों का जान पहचान है ना। बताओ तीनों में से किसका फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होगा? बिल्कुल सही आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। किस मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर का यूज सीसीटीवी कैमरा की जगह पे लोग कर लेता है, पता है तुमको? कहीं देखा है ऐसा? ज्वेलरी शॉप में या बड़ा बड़ा मॉल में बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है। क्या लगा देता है? जैसे ये काउंटर है ना, यहां पे मान लो कि ज्वेलरी रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है, सामने से कस्टमर आ रहा है, तो कस्टमर तो बहुत तरह का होता है ना, चोर चुहार होता है ना, बहुत टाइप का। अब मान लो कि सोना बेच रहा है, अगर वो नजर नहीं रखेगा, अगर एको को सोना, थोड़ा सा भी अगर सोना गायब कर दिया कोई, तो बहुत नुकसान हो जाएगा उसका, क्योंकि तो मिलीग्राम में बिकता है। मिलीग्राम, ग्राम का, 1 ग्राम का दाम कितना? 5000 6000। पता तुमको? सोना 60,000 रुपया का 10 ग्राम मिलता है, 60,000 रुपया का, तो 1 ग्राम सोना का दाम कितना हुआ? 6000। अब बताओ 1 ग्राम सोना एक सैंड पार्टिकल के बराबर होगा? नहीं, बहुत छोटा सा। अब छोटा सा सोना गायब हो गया तो दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्या है कि सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, कौन सा एक्टिविटी कौन कर रहा है वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये थोड़ा महंगा है। अब मिरर क्या है, ज्यादा महंगा काम नहीं ना खरीदना। अब मिरर एक बार खरीद लिए तो उसमें कोई वाईफाई नहीं चाहिए, कोई चीज का जरूरत नहीं, बस मिरर चाहिए। अब मिरर में ना सब कुछ दिखते रहता है, मिरर को ऐसा सेट करेगा कि मेरे आंख के सामने हो, ठीक है? मिरर क्या हो? आंख के सामने दिखते रहे, और उसमें जो भी एक्टिविटी काउंटर पे चल रहा है वो सब मिरर में दिखाई दे रहा है, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर का खासियत है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, तो जो एक्टिविटी यहां पे चल रहा है ना वो सब उसमें दिखाई देगा। और उसका फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा एरिया को बहुत छोटा सा एरिया में दिखा पाता है। इसका और एग्जांपल तुमको बेहतर बताते हैं। गाड़ी का साइड मिरर कॉन्वेक्स ही है ना। बताओ पीछे से बड़का बड़का ट्रक आते रहता है, ट्रक इतना बड़ा हो जाता है, मिरर में दिखते रहता है कि ट्रक आ रहा है, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वही कॉन्सेप्ट पे इसका यूज करते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू किसका बड़ा होता है? इतना कहानी सुना दिए तो अब कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू किसका बड़ा होता है? कॉन्वेक्स का। लिख लिए इसको, लिखो नीचे डैश देके इसको लिख लो। द रीजन through which we can see the image, the region through which we can see the image is called as field of view. वैसा रीजन जिसके अंदर से या जिससे हम कोई भी इमेज को देख पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम फील्ड ऑफ व्यू में हैं, ठीक है? सीधा सीधा है, कोई बात इसमें है नहीं विशेष। अगला लिखो, अगला हेडिंग डालो या क्वेश्चन करके लिख लो इसको। इससे भी 1 नंबर का सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत सारा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में केवल नहीं, बहुत सारा एग्जाम में इससे सवाल मिलता है। लिखिए, राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror. Write important properties of
image formed by plane mirror. Write important properties of image formed by plane mirror. बहुत लोगों को पता होगा ये, बोलो सहानुभूया। पहला प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका एक प्रॉपर्टी बताओ। इन्वर्टेड। अभी इन्वर्टेड बोली, फिर तुरंत एकदम सीधा पलट गई कि वर्चुअल इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड माने उल्टा, इरेक्ट माने सीधा। तो कौन सा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड भी होता है, होता है। चेहरा डेली देखते हैं ना, तो नहीं नजर आया? जब आप आईना में चेहरा देखते हैं तो बस मुंह देखते हैं कि मुंह कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सुंदर नहीं लग रहा तो पाउडर वुडर लगा रहे हैं, बस इतना ही काम खत्म। ऑब्जर्व किया कभी कि चेहरा कैसा दिख रहा है? छोटा बड़ा, छोटा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, इक्वल साइज का दिख रहा है, और सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? इसमें कुछ लेफ्ट का राइट, राइट का, तो सब प्रॉपर्टी में आएगा ना। चलो बैठो, लिखो पहला। अच्छा, मिरर से जितना डिस्टेंस पे रहते हैं कि आपका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे दिखता है उसके अंदर में। अगर आप मिरर के तरफ जाइएगा तो आपका इमेज भी मिरर के तरफ आएगा। ये सब नॉर्मल बात है जो हम देख के फील कर सकते हैं, है ना। तो लिख लो पहला पॉइंट में, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कौन सा मिरर? हाँ, प्लेन मिरर। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द is equal to distance of object from the mirror, is equal to distance of object from the mirror. क्लियर है? जितना डिस्टेंस पे आपका चेहरा रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे उसके अंदर में आपका चेहरा दिखेगा। आप नजदीक ले जाइएगा मिरर का तो इमेजवा भी नजदीक आएगा। चेहरा को सटा लो मिरर में, इमेज भी सट जाएगा। जैसे ये मान लो मिरर है, ठीक, आई से कर लिया, अंदर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो अंदर में जो इमेज तुम्हारा दिखेगा ना वही मिरर में सटा हुआ रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस पे इमेज रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा। प्रॉपर्टी हम किसका लिख रहे हैं? इमेज का कि ऑब्जेक्ट का? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इमेज प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? इमेज प्रॉपर्टी फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है ना, इमेज का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। किसका प्रॉपर्टी? तब पहले लिखाएगा इमेज, अब बाद में लिखेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखे हैं पढ़ो तो, द डिस्टेंस ऑफ। तो जब भी प्रॉपर्टी का बात हो इमेज का तो पहले जिसका लिखना उसी का लिखेंगे। अब कंपेयर कर रहे हैं किससे? ऑब्जेक्ट से, तो बाद में कौन लिखाएगा? हम ऐसे लिख देते, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। क्या कोई गलत हो गया? कोई गलती नहीं है, उसी को हम उल्टा करके लिख दिए। लेकिन ऐसा लिखना सही नहीं माना जाएगा। पहला किसको लिखना है? हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखिए इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, if object is real, then image formed by the plane mirror, then image formed by the plane mirror is virtual. क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इमेज कैसा बनेगा? थर्ड पॉइंट, image formed by plane mirror is laterally inverted. Image formed by plane mirror is laterally inverted. Image formed by plane mirror is laterally inverted.
प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? लैटरली इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। The size of image is always equal to size of object। कितना पॉइंट हुआ? आई चारों पॉइंट दिमाग से निकलना। आई दिमाग में पढ़ाई का ही चीज नहीं है, डेली चेहरा देखने का बात है कि देख के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतना आज रहने देते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास। रिवीजन कर लिए हैं, साक्षी खड़ा होगी। लाइट का कोई 2-3 को प्रॉपर्टी बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, दो तीन को बोले हैं, एक को नहीं। केसर तुम बताओ बाकी 2-3 को, 3 को बताई ना उसके अलावा। बिल्कुल, लाइट का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? F इंटू लैम्डा। बैठो, तुम बताओ इसका क्या नाम है? रुचि। पढ़ाई में रुचि आ रहा है? बोलो, पहले इसी का जवाब दो। तो बताओ लाइट को हम कहां से कहां ले जाएंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा? कॉपी अभी देखने का टाइम नहीं था, घर पे जाके क्या करती हो? खाना बनाने आता है? रियल से डेंसर, देखो रियल से डेंसर कर रही है। इसी को कहते हैं कि चोरी करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो चोरी करने के लिए आएगा तो यही होगा, रियल रेयर की जगह रियल लिख के आओगे। खाना बनाना था तुम? खाना नहीं, खा खिलाना नहीं है। अच्छा उल्टा बोलो, किस मीडियम से किस मीडियम को लाइट को ले जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा? डेंसर टू रेयर। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता है? लास्ट बेंच खड़ा हो जाओ, उधर बॉयज दोनों खड़ा हो जाओ। बताओ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा? पहले बताओ, अभी देखने का टाइम मिल रहा रे। घर पे जाके देख लोगे तो पता रहेगा ना। बोलो जल्दी। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी बदलेगा, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा? क्या कस के बोलो, पढ़ाई लिखाई कर लो, समझा? तो मुंहवा बुल्लू कर देंगे। समझ में आ रहा है? पढ़ता नहीं रे बिल्कुल, रिफ्लेक्टर रे कर रहा है। ये सब आदमी है भनमानुस है, कुछ बोल रहा है। कॉपी जाके घर पे पढ़ लोगे ना तो सब कुछ कॉपी में मेंशन है, तब पढ़ लोगे, तुम्ही को नहीं पढ़ना पड़ेगा। बताओ सौरभ खड़ा जाओ, लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी उसका बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा? क्या होगा? बदलेगा। कम हो जाएगा, ज्यादा होगा वो हम नहीं कह सकते, वो तो डिपेंड करेगा किस मीडियम से किस मीडियम में गया है। और क्या बदलेगा?
बदलेगा क्या? एक स्पीड बदला और क्या बदलेगा? वो तो पाथ चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टी का मतलब उससे रिलेटेड कोई टर्म बोलो, जैसे स्पीड बोला ना, वेवलेंथ, बगल में बोल तो रहा है वेवलेंथ। आपको नहीं बताए थे कि c इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, c और लैम्डा बदल जाएगा, f कभी बदलने वाला चीज, तो कैसे भूला जा रहे हो? बैठो, बगल में खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? आर्यन। लाइट का जो कलर होता है ना, रेड, ब्लू, पीला, हरा, नीला, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? लाइट का जो कलर है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करता है? बैठो, आप लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर लो, समझ रहा है? ठीक है।